शुरू कर। ठीक। शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग। मैं अमरेंद्र कुमार, भूतपूर्व वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी पेंशन, अभी एनपीएस सेक्शन में पोस्टेड हूँ। मैं आज पेंशन पर उस टॉपिक पर चर्चा करने आया हूँ। विगत दिन प्रभुकांत झा द्वारा काइंड ऑफ रिटायरमेंट और काइंड ऑफ पेंशन पर चर्चा की गई थी। आज हम फैमिली पेंशन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फैमिली पेंशन, पेंशनर के डेथ के बाद उनके परिवार में जैसे स्पाउस पति हैं तो पत्नी को, पत्नी अगर एम्प्लॉय है तो पति को, उसके बाद उनके बच्चे को जो डिपेंडेंट है, उसके बाद डाइवोर्स और विडो को, और उसके बाद अगर वो नहीं है तो उनके डिपेंडेंट माता पिता को फैमिली पेंशन दिया जाता है। फैमिली पेंशन की शुरुआत 1/1/1964 से हुई थी। तो ये फैमिली पेंशन किनको मिलना है? तो रेलवे कर्मचारी जो सेवा में 1/1/64 में आए या 1/1/64 से पहले सेवा में आए हों और फैमिली पेंशन का ऑप्शन दिया हो, उनको फैमिली पेंशन, उनके मृत्यु के उपरांत उनके परिवार को फैमिली पेंशन दिया जाता है। फैमिली पेंशन की शर्तें हैं कि 1/1/1964 को या के बाद से सेवानिवृत्त हो गए कर्मचारी और उसके बाद उनकी मृत्यु होती है, या 1/1/64 या उसके बाद मृत्यु हो जाती है, या कर्मचारी जो पेंशन स्कीम प्राप्त किए हों और उनकी मृत्यु 1/1/64 के बाद हुई हो, वैसे केस में फैमिली पेंशन ग्रांट किया जाता है। फैमिली पेंशन में अब किन किन को फैमिली पेंशन मिलना है? तो फैमिली पेंशन स्पाउस को मिलता है। स्पाउस से संदर्भ है अगर पति इम्प्लाई है तो उसके पत्नी को, और पत्नी अगर इम्प्लाई है तो उसके पति को दिया जाता है। अगर पति स्पाउस नहीं है, डेथ हो गया है, तो उनके जगह पर उनके डिपेंडेंट जो बच्चे हैं उनको मिलेगा, और अगर वो भी नहीं है तो उनके डिपेंडेंट माता पिता को। फैमिली पेंशन के लिए दो कैटेगरीज में रखा गया है। कैटेगरीज एक में विडो विडो और विडोवर। अगर पति है तो पत्नी को, और पत्नी है तो पति को पहले पेंशन, फैमिली पेंशन दिया जाता है। और उसी में कैटेगरी एक में ही अगर पति पत्नी नहीं है, मतलब स्पाउस नहीं है, तो पुत्र या पुत्री, विधवा पुत्री को 25 साल तक फैमिली पेंशन दिया जाता है। 25 साल के अंदर अंदर की उम्र में ही इन लोगों को फैमिली पेंशन एडमिसिबल है। अब कैटेगरीज दो आती है। कैटेगरीज दो में अनमैरिड डॉटर, विधवा, डाइवोर्स्ड या तलाकशुदा डाइवोर्स्ड बेटी या विधवा बेटी आती है, जो कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं। उनके तो कैटेगरीज नंबर 2 में जैसे विधवा अगर बच्ची है या पत्नी है, तो पत्नी को तो उनके मृत्यु तक पेमेंट मिलेगा, फैमिली पेंशन मिलेगा। अगर विधवा बच्ची है या अनमेरिड बच्ची है या फिर लड़के हैं, तो उनको उनके 25 साल तक अटेंड करने तक उनको फैमिली पेंशन ग्रांट किया जाता है।
इन इस दो कैटेगरीज में उनको मतलब या तो वो शादी विधवा बच्ची का शादी हो जाए, या फिर वो आय प्राप्त करने लगे तो आय भी मिनिमम पेंशन 9,000 और डियरनेस अलाउंस जो अप्लीकेबल होता है टाइम टू टाइम, उससे अगर ज्यादा अर्निंग अगर करने लगे तो विधवा विधवा या डाइवोर्स्ड बच्ची जो है करने लगे तो उसको फैमिली पेंशन उसकी समाप्त हो जाती है। फैमिली पेंशन में कैटेगरी ए में पहले पत्नी का था, उसके बाद बच्चे आते हैं, तो बच्चे का भी क्रम बना हुआ है। पहले कैटेगरीज ए के फैमिली पे में एलिजिबल जो फैमिली पेंशनर हैं उनको फैमिली पेंशन क्रम से दिया जाता है। क्रम से मतलब है कि जो सबसे बड़े हैं कैटेगरीज ए में आने वाले डिपेंडेंट, जो सबसे बड़े हैं उनको पहले फैमिली पेंशन मिले स्टार्ट होगा। उनकी एलिजिबिलिटी जब समाप्त हो जाएगी तो उनसे जो छोटे हैं उसकी उसको एडमिसिबल होगा। और उससे अगर उसकी भी 25 साल पूरी हो जाती है तो उससे नीचे के डिपेंडेंट को फैमिली पेंशन एडमिसिबल होगा। अगर जब ये पूरी का पूरा कैटेगरी वन का डिस्चार्ज हो जाता है तो कैटेगरी टू शुरू होता है। कैटेगरी टू में अनमैरिड डॉटर, डाइवोर्स डॉटर और विधवा बच्ची जो है वो एडमिसिबल एलिजिबल होते हैं। तो इन लोगों को जो फैमिली पेंशन दिया जाता है वह उनके या तो मैरिड हो जाए, मैरिड हो जाए या फिर उससे मतलब जो उनका मिनिमम अर्निंग जो है, मिनिमम अर्निंग बेसिक बेसिक मिनिमम 9,000 जो है पेंशन, और उस पर अप्लीकेबल डीए के से ज्यादा उनकी अर्निंग हो जाती है, चाहे वो सरकारी गवर्नमेंट में इम्प्लॉयड हो या फिर पीएसयू में हो या फिर उनका अपना ओन बिजनेस हो, तो उसमें अगर 9,000 प्लस उस पर डी अप्लीकेबल डीए के से एवं अगर अर्निंग शुरू हो जाती है तो उनकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसके बाद उनसे जो छोटे लड़की होंगी उनको एडमिशन होगा, और उसके बाद उनके छोटे छोटे बच्चे। अब बात आती है दो तरह का फैमिली पेंशन दिया जाता है। इसमें है एक इनहांस फैमिली पेंशन और दूसरा है नॉर्मल फैमिली पेंशन। इनहांस फैमिली पेंशन में जो इम्प्लाई है उसके लास्ट जो इमोलमेंट है उसका लास्ट बेसिक पे जो है उसका 50% दिया जाता है। और नॉर्मल फैमिली पेंशन इम्प्लाई के लास्ट बेसिक पे का 30% दिया जाता है। ये मैक्सिमम नॉर्मल इनहांस फैमिली पेंशन 1.25 लाख है, 1,25,000 है, और मिनिमम फैमिली पेंशन 9,000 होता है। इसी तरह से नॉर्मल फैमिली पेंशन मैक्सिमम 75,000 और मिनिमम मिनिमम 9,000 दिया जाता है। इसके बाद आता है माता पिता और तलाकशुदा विधवा पुत्री। तो माता पिता अगर स्पाउस नहीं है, मतलब इम्प्लाई के स्पाउस जीवित नहीं है, उसके बाद उनके साथ कोई बच्चे भी अगर जीवित नहीं है तो उनके माता पिता जो उन पर डिपेंडेंट रहे हों और उनके जीवित रहने के समय मतलब उनका जो अर्निंग हो वो उनका डिपेंडेंट हो और उनका अर्निंग 9,000 प्लस से जो उस पर अप्लीकेबल डीए है उससे कम हो, तो उस परिस्थिति में उनको फैमिली पेंशन स्टार्ट किया जाता है या उनके मृत्यु तक एडमिसिबल रहता है। अब फैमिली पेंशन में
अगर बच्चा ट्यून हो, जैसे ट्यून का मतलब है कि एक ही समय दो बच्चे या उससे ज्यादा बच्चे का जन्म हुआ है, तो सभी बच्चों में फैमिली पेंशन डिस्ट्रीब्यूट। इसमें मान लीजिए दो बच्चे हैं और एडमिसिबिलिटी 9,000 है फैमिली पेंशन का, तो 45 रुपया मिलेगा। इसी तरह से अगर दो से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको फैमिली पेंशन उसी के हिसाब से थ्री, जो एडमिसिबल फैमिली पेंशन का 3 टाइम्स, 3 पार्ट में उनको डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, अब विधवा के केस में, अगर कोई विधवा है और उसे उसे फैमिली पेंशन है, कंटिन्यू दिया जा रहा है, तो उसके और उसको अगर कोई संतान नहीं है तो उसके रीमैरिज करने के बाद भी फैमिली पेंशन उसको एडमिसिबल है। ए- 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 या जब तक कि वह मिनिमम अर्निंग जो है उसका 9,000 प्लस अप्लीकेबल डीए के बराबर न हो जाए, या उसके मृत्यु मृत्यु तक। अगर फैमिली पेंशन, अब अब आता है अगर एक से ज्यादा मतलब स्पाउस हो, पत्नी, वैसी स्थिति में मतलब जो भी पेंशन एडमिसिबल होगा उसका बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर एक पत्नी है तो पूरा पूरा फैमिली पेंशन उस पत्नी को मिलेगा। अगर एक से ज्यादा पत्नी है तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सही पत्नियों के बीच में हो। अगर मैं किसी पत्नी के बच्चे, पत्नी अगर जीवित नहीं है, एक से ज्यादा पत्नी है और वो पत्नी, कोई पत्नी जीवित नहीं है और उसके बच्चे जीवित हैं, तो बच्चे को भी उस पत्नी के इक्विवेलेंट जो उसका पार्ट होगा, वो फैमिली पेंशन का उसे एडमिसिबल होगा। उसमें से अगर कोई पत्नी डेथ कर जाती है तो उसका हिस्सा बचे हुए पत्नी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। अब डाइवोर्स से पत्नी, अगर इम्प्लाई का डेथ हो जाता है, पेंशनर का भी डेथ हो जाता है, उसके बाद भी अगर बच्ची डाइवोर्स से होती है या विधवा हो जाती है, तो उसको भी फैमिली पेंशन एडमिसिबल है। अगर विधवा विधवा बच्ची विधवा बच्ची के बच्चे हों और वो अगर एम्प्लॉयड हो जाए, गेन अर्निंग गेन करने लगे, फिर भी विडो विडो बच्ची जो है उसको फैमिली पेंशन अप्लीकेबल होगा तब तक, जब तक कि वह उसका डेथ ना हो जाए, या वह उसकी उसकी प्राप्ति मिनिमम जो इमोलमेंट है 9,000 और ये अप्लीकेबिलिटी है उस पर जो है वो अर्न नहीं करेंगे, तब तक एक एडमिसिबल है।
फैमिली पेंशन में अब एडिशनल क्वांटम भी एडमिसिबल होता है। जैसे अगर अगर फैमिली पेंशन फैमिली पेंशनर 80 साल की उम्र पूरा कर लेता है तो उसे उसके बेसिक पेंशन का 20% एडिशनल फैमिली पेंशन एडमिसिबल, और यह 20% और इसमें पेंशन और फैमिली एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन अलग अलग शो किया जाएगा। इसी तरह से अगर पेंशनर 85 साल की उम्र या उससे अधिक और 90 साल से कम उम्र का प्राप्त कर लेता है तो उसे 30% एडिशनल क्वांटम फैमिली पेंशन का एडिशनल क्वांटम एडमिसिबल हो। इसी तरह से अगर फैमिली पेंशनर 90 की उम्र और 95 से कम उम्र प्राप्त कर लेता है तो उसे फैमिली पेंशन का 40% एडिशनल क्वांटम एडमिसिबल हो। और अगर फैमिली पेंशनर 95% या 95 वर्ष की उम्र या उससे ऊपर प्राप्त करता है और 100 वर्ष से कम हो तो ऐसी स्थिति में उसे बेसिक फैमिली पेंशन का 50% एडिशनल ग्रांट किया जाता है। इसी तरह से अगर 100 वर्ष से ऊपर का अगर फैमिली पेंशनर हो गया है तो उसे उसे भी 100% पेंशन, इसका मतलब है कि 100% तो उसका बेसिक फैमिली पेंशन होगा, इसके अलावा उसको 100% एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन ग्रांट होगा। यही रूल पेंशन में भी है, पेंशनर के भी साथ है। अगर फैमिली पेंशनर अगर पेंशनर 80 साल की उम्र प्राप्त करता है और 85 साल से नीचे है तो उसे 20%, अगर 85 साल की उम्र प्राप्त करता है और उससे ऊपर और 90 साल के नीचे 30%। इसी तरह से 90 साल से ऊपर अगर एक एज प्राप्त करता है और 95 से नीचे है तो उसे 40%, और अगर वो 95 वर्ष की उम्र और एवं और 100 के नीचे है तो उसे 50%, और 100 साल का उम्र अगर प्राप्त कर लेता है तो उसे एडिशनल क्वांटम 100% पेंशन प्राप्त होगी। इन्हांस फैमिली पेंशन के लिए शर्त है कि कम से कम 7 साल का सर्विस होना चाहिए। इन्हांस फैमिली पेंशन 1/1/2006 से पहले 7 साल तक दिया जाता था, और डेथ केस में 7 साल, और 1/1/2006 के बाद डेथ केस में 10 साल तक दिया जाता है इन्हांस फैमिली पेंशन। अगर कोई इम्प्लॉय 1/1/6 से पहले डेथ किया हो और उसका फैमिली पेंशन का इंड डेट 1/1/6 या उसके बाद प्राप्त होता है तो उसको इन्हांस फैमिली पेंशन 10 साल तक दिया जाएगा। इसी तरह से कोई अगर आदमी रिटायर करता है तो ये रिटायर करने के बाद उसकी मृत्यु होती है तो इन्हांस फैमिली पेंशन उसके डेट ऑफ बर्थ से 57 साल तक 67 ईयर्स तक एडमिसिबल होगा। अगर डेथ केस है तो उसमें डेट ऑफ डेथ से 10 साल तक फैमिली इन्हांस फैमिली पेंशन एडमिसिबल। अब अब आते हैं डीसीआर। डीसीआर की डेथ कब रिटायरमेंट गिरती
जब एम्प्लॉय रिटायर करता है और रिटायरमेंट का तो पेंशन के लिए एडमिशन क्वालिफाइंग सर्विस होता है 10 साल, और सीआरजी के लिए अ, भी 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस आवश्यक है। अगर एम्प्लॉय 10 रिटायर कर रहा है, सुपरएनुएट कर रहा है 60 साल की उम्र पूरा करने के, तो उसको एडमिसिबल होने वाला पीसीआर की राशि होती है, उसके क्वालिफाइंग सर्विस जो 6 मंथ के मल्टीपल में होता है। 6 मंथ का मतलब है जैसे अगर वह 16 साल पूरा करता है तो उसको 32 हाफ ईयर्स के के रूप में काउंट किया जाएगा, और प्रत्येक हाफ हाफ ईयर के लिए 1/4 इमोलमेंट दिया जाता है। इमोलमेंट इससे संदर्भ है कि एम्प्लॉय का बेसिक पे प्लस उस पर अप्लीकेबल डीए डीए का ये दोनों अमाउंट का जो नंबर ऑफ हाफ ईयर्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो अमाउंट आएगा उसको 4 से डिवाइड करते हैं। बीसीआरजी का मैक्सिमम लिमिट है 7th सीपीसी में 20 लाख। 20 लाख अगर एम्प्लॉय का एडमिसिबल, अगर बीसीआरजी एडमिसिबल 20 लाख से ऊपर भी होता है तो उसे मैक्सिमम बीसीआरजी 20 लाख तक ही अप्लीकेबल। अब बीसीआरजी के डेथ केस में बीसीआरजी के एम्प्लॉय के डेथ केस में बीसीआरजी अप्लीकेबल उसे फैमिली को मिलेगा। फैमिली में उसके क्वालिफाइड सर्विस पर डिपेंड करता है उसके बीसीआरजी का पेमेंट। अगर क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 1 ईयर है तो उसके मंथली इनरोलमेंट का 2 टाइम्स मिलेगा, 2 गुना, जिसमें मंथली इनरोलमेंट में बेसिक प्लस डीए शामिल होगा, उसका 2 गुना मिलेगा। अगर इम्प्लाई का क्वालिफाइंग सर्विस 1 साल से ऊपर और 5 साल से नीचे हो तो उसे उसके मंथली इनरोलमेंट से 6 टाइम्स 6 टाइम्स से डीसीआरजी का पेमेंट दिया जाएगा। अगर क्वालिफाइंग सर्विस 5 ईयर्स और एबव है और 11 साल से नीचे है तो उसे 12 गुना डीसीआरजी का पेमेंट किया जाएगा उसके मंथली इनरोलमेंट से। इसी तरह से अगर डीसीआरजी 11 साल से यदि अगर एम्प्लॉय का क्वालिफाइंग सर्विस 11 साल से ऊपर है लेकिन 20 साल से कम है, उस परिस्थिति में उसे इमोलमेंट का 20 गुना दिया जाएगा। अगर इम्प्लॉय का क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल से एबव है तो प्रत्येक हाफ ईयर के लिए उसे हाफ मंथ का पेमेंट दिया जाएगा, और मैक्सिमम 33 मतलब उनके उनके इमोलमेंट का 33 गुना मैक्सिमम डीसीआरजी का भुगतान किया जाए। और इसका मैक्सिमम लिमिट 20 लाख तक ही सीमित होगा। अब आता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन अगर रेलवे एम्प्लॉय सुपरएनुएट होता है तो वह वह अपने बेसिक पेंशन का 20 गुना अभी 40% तक दे सकता है, जिसके लिए अलग अलग फैक्टर बने हुए।
मतलब अगर एम्प्लॉय 60 साल में रिटायर करता है, अगर एम्प्लॉय 60 साल में अप्रोच करता है कम्युनिकेशन के लिए रिटायरमेंट के समय, तो उसको अ, उसके लिए 8.194 का फैक्टर होता है। मतलब जो उनका बेसिक पे अगर 10,000 बेसिक पे है तो 4,000 उनका कम्युनिकेशन होगा। 4,000 इंटू 12 इंटू 8.194। अगर उनका बेसिक ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली ही कम्युनिकेशन का पेमेंट किया जाता है। कम्युनिकेशन के पेमेंट में अगर इम्प्लाई 1 साल से ऊपर में अगर पेमेंट लेता है, ये 1 साल से ऊपर जाकर रिटायरमेंट के 1 साल के ऊपर जाकर के कम्युनिकेशन का ऑप्शन देता है, तो उसे उसे मेडिकली फिटनेस देना पड़ेगा। मेडिकली जांच करा करके मेडिकल एज डिसाइड होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही उनके कम्युनिकेशन का फैक्टर डिसाइड होगा और उसके अनुसार ही उसका पेमेंट किया जाए। इस कम्युनिकेशन के बदले इम्प्लाई का 40% जो मैक्सिमम 40% कमिट करा सकते हैं, तो 40% अमाउंट कंटिन्यू 15 साल तक उनके पेंशन से डिडक्ट होते रहेगा और डिडक्ट 15 साल के बाद फिर 40% अमाउंट उनको रिस्टोर कर दिया जाएगा। इसके बाद उनको पूरा बेसिक पेंशन दिया जाएगा। लेकिन पेंशन में पेमेंट के साथ के समय समय कम्युटेशन अमाउंट माइनस करके और डीए जो है उनके पूरे अमाउंट पर एडमिसिबल होता है, उनके पूरे बेसिक पेंशन पर एडमिसिबल होता है। अब हम थोड़ी चर्चा कर लें काइंड ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या है? रिटायरमेंट है कि किसी इम्प्लाई का सर्विस की समाप्ति ही रिटायरमेंट रिटायरमेंट यह कई तरह के रिटायरमेंट होते हैं। मोड ऑफ रिटायरमेंट जो है कई प्रकार के होते हैं। एक है नॉर्मल रिटायरमेंट, दूसरा है रिटायरमेंट ड्यू टू मेडिकल इनवैलिडेशन, तीसरा है प्री मैच्योर रिटायरमेंट ऑर्डर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, और चौथा है प्री मैच्योर रिटायरमेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑन हिज हर हर ओन ऑप्शन। तो नॉर्मल रिटायरमेंट 60 साल की सेवा पूरी करने पर जो सेवा समाप्ति होती है उससे इसके समय जो रिटायरमेंट दिया जाता है उसे नॉर्मल रिटायरमेंट करते हैं। यह 60 साल की सेवा समाप्ति के बाद प्राप्त होता है। दूसरा है रिटायरमेंट ड्यू टू मेडिकल इनवैलिडेशन। जब कोई एम्प्लॉय मेडिकली अपने कार्य के लिए फिट नहीं होता है और उसे रिटायर कर दिया जाता है, तो उसके मेडिकली और फिजिकली मतलब आवश्यकता के कारण तो उसे मेडिकल इनवैलिडेशन बोलते हैं, रिटायरमेंट ड्यू टू मेडिकल इनवैलिडेशन। तीसरा आता है प्री मैच्योर रिटायरमेंट ऑर्डर इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस केस में अगर एडमिनिस्ट्रेशन यह समझती है कि इनका रिटायरमेंट का आदेश देना पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वैसी परिस्थिति में एम्प्लॉय को 3 मंथ के नोटिस पर रिटायरमेंट दिया जाता है, जिसे पब्लिक प्री मैच्योर रिटायरमेंट बोलते हैं।
प्री मैच्योर अच्छा, अब प्री मैच्योर रिटायरमेंट का एक प्रकार भी है वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट जो 20 साल की सेवा पूरी करने पर दी जाती थी। सिक्स पीसी से पहले, सिक्स पीसी से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए कंडीशन था कि कर्मचारी ने 20 साल की सेवा पूरी की हो और उसे 5 साल का एडिशनल बेनिफिट दिया जाता था। इसका मतलब है कि 20 साल की अगर सेवा है तो उसे 25 साल की बेनिफिट देते हुए उसे रिटायरमेंट दिया जाता। 1/1/2006 के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए जो सीमा है वो है 10 साल। 10 साल की सेवा प्राप्त कर लेने पर कोई भी इम्प्लाई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट अपनी स्वेच्छा से ली जाने वाली रिटायरमेंट है जो जिसके लिए इम्प्लाई आवेदन किया द्वारा आवेदन किया जाता है। 3 मंथ के नोटिस पर। 3 मंथ के नोटिस का मतलब है कि इम्प्लाई को अगर आज VR के लिए अप्लाई करना है तो वह 3 मंथ का नोटिस जारी देगा रजिस्ट्रेशन को और 3 महीने बाद उसका रिटायरमेंट किया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि हम 3 मंथ से पहले एम्प्लाई को रिटायर कर दें, 3 मंथ के नोटिस से पहले, तो वह 3 मंथ का पेमेंट करके उसे रिटायरमेंट दे सकते हैं। अब सुपर आते हैं हम लोग पेंशन के प्रकार। पेंशन के प्रकार जनरली 4 प्रकार के पेंशन होते हैं। एक है सुपर एन्युएशन पेंशन, जो अधिवर्षिता पेंशन भी कहते हैं, जिन जो इम्प्लाई के 60 साल उम्र पूरा कर लेने पर प्रदान किया जाता है जो पेंशन, उसे सुपर एन्युएशन पेंशन कहते हैं। उसके बाद आती है रिटायरिंग पेंशन। रिटायरिंग पेंशन 30 साल की सेवा, अगर 30 साल की सेवा या 55 वर्ष उम्र उम्र प्राप्त करने पर सरकार यह निर्णय करती है कि इम्प्लाई को रिटायर किया जाए, तो उसे 3 मंथ के नोटिस पर 3 मंथ के नोटिस पर उसे रिटायरिंग पेंशन देते हुए उसे रिटायर कर सकती है। अगर इस पेंशन में वॉलंटरी स्वैच्छिक पेंशन में बोलते हैं इसको, जो इम्प्लाई अपने स्वेच्छा से भी 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर या 55 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर 3 मंथ के नोटिस से रिटायरिंग पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन ड्यू टू मेंटल और फिजिकली इनफॉर्मिटी। इम्प्लाई अगर हेलो हेलो इम्प्लाई मेंटली और फिजिकली अगर रिटार्डेड होता है और वह काम करने के योग्य नहीं होता है, वैसी स्थिति में जो पेंशन ग्रांट किया जाता है उसको इनवैलिड पेंशन, जो उसके मेंटली और फिजिकली इनफॉर्मिटी के कारण। कंपेंसेशन पेंशन। कंपेंसेशन पेंशन का है कि अगर कोई इम्प्लाई पोस्टेड पोस्टेड है और उसका जो पोस्ट है वो एबोलिश कर दिया जाता है, तो जब तक वो जब तक उस इम्प्लाई को सेम पोस्ट
प्राप्त नहीं होता है, सेम कैपेसिटी का पोस्ट प्राप्त नहीं होता है, तब तक उस पीरियड के बीच में दिए जाने वाले पेंशन को कंपेंसेशन पेंशन बोलते हैं। इसके अलावे आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन में अगर इम्प्लाई ड्यूटी आवर में इम्प्लाई का ड्यूटी आवर में होता है, तो वैसी स्थिति में उसके बेसिक पेंशन, तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन प्राप्त होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन में एम्प्लॉय के बेसिक पे का 60, फैमिली, अगर फैमिली पेंशन है, अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है ड्यूटी आवर में, तो उसे फैमिली पेंशन को उसके बेसिक का 70% तक पेमेंट किया जाता है। इसमें इसमें इम्प्लाई को इम्प्लाई अगर एलाइव है और फिजिकली हैंडीकैप हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में 80 से 80% या एवं भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन प्रदान किया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन के लिए इम्प्लाई के डेथ केस में अगर फैमिली पेंशन देना है, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट, फिर उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आपका होम निकाले अब किन्हीं का क्वेरी। वेलकम। ठीक है सर, लास्ट टाइम करते हैं। अभी अभी और किन्हीं का क्वेरी तो नहीं है ना सर? निकल रहा है सर, समय निकाले, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ नोट वगैरह प्रोवाइड करा दीजिएगा। पेंशन का आगे भी कुछ क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास हो पंकज का 23 तारीख को, जो आप आज बताए हैं। और अमरिंदर सर। जी सर। अमरिंदर सर बोलिए, सुन रहे हैं। कह रहा था कि चूंकि आप आज क्लास जो लिए प्रभुकांत, हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास प्रभुकांत जी का होगा। क्वांटिटी है क्लास का आज का, और प्रभुकांत जी का है 22 तारीख को, प्रभुकांत जी का है। हाँ, प्रभुकांत जी को ब्रीफ कर दीजिएगा कि आप क्या बताए हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करिए, क्योंकि सब लोग कई बार ऐसा होता है कि जो चीज होता है तो वही चीज रिपीट करते रहते हैं, वो भी बताया आप भी बताया, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा कुछ मटेरियल्स कुछ प्रोवाइड करा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। वही ध्यान देते हैं, जो शॉर्ट में नोट दिए थे ना। चलिए, ओके, थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
समय निकालने के लिए। वेलकम सर। ओके।